परसों उसकी फांसी होनी है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, वो पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और उसकी पत्नी को यह खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। वहां पर दो दोस्त होते हैं, एक का नाम सुबोध होता है और दूसरे का नाम प्रमोद। एक निश्चित समय के बाद दोनों दोस्त कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में एक कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। इसी बीच उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है। दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना, घूमना फिरना और साथ समय बिताना शुरू हो जाता है। सुबोध का जो दोस्त प्रमोद है, प्रमोद कहता है कि दोस्त, मैं चाहता हूं कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की वंदना से हो जाए। तो कहते हैं न कि कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को किसी से शेयर नहीं करना चाहता। सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूंगा ही वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम उससे तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते। इस बात से प्रम नाराज हो जाता है। उसी समय से सुबोध के प्रति उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के मना करने के बावजूद उसके साथ गलत तरीके से पेश आता है। वो हर वो काम करता है जो एक लड़की कभी भी नहीं चाहती। इस तरह वो सारी हदें पार कर जाता है और इसके बाद वो उसकी बड़े ही निर्मम तरीके से गला दबाकर ना सिर्फ हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के बेड पर जाकर उसे सुला भी देता है। इसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है और खुद ही इस घटना की सूचना पुलिस को फोन करके देता है। वो पुलिस को बताता है कि एक लड़की इस तरह से यहाँ पड़ी हुई है और उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और उसी समय सुबोध भी उस रूम पर पहुंचा हुआ होता है और सुबोध की गिरफ्तारी वहीं पर हो जाती है। सुबोध ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आखिर ये जो कृत हुआ है, इस कृत को किया किसने? कहा जाता है ना कि जो मौके वारदात पर सबूत मिलता है वही सबूत ही सब कुछ होता है और कई बार सबूत के बल पर ही सारा काम होता है। सुबोध की गिरफ्तारी होती है। सुबोध को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीजें होने लगती है। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। लड़की के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कहीं लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से उसका गला दबाकर हत्या की गई। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ ऐसा कृत किया गया है, सब इस बात को लेकर इस लड़के को फांसी हो इसका डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह कैंडल मार्च प्रारंभ हो जाता है। जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सब इस बात के लिए अपनी आवाज उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। और होता भी वही है। समय आने पर कहीं कहीं से और सबूत के बेस पर सुबोध को फांसी की सजा जज साहब सुना देते हैं। आज एक बार फिर से एक निर्दोष को दोषी बनाया जाता है। वो भी दोष इतना कि फांसी के फंदे तक ही उसको पहुंचा दिया जाता है। परसों उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अब सुबोध, परसों तुम्हारी फांसी होनी है और फांसी होने से पूर्व कानून और संविधान भी ये कहता है कि जिसको फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी संविधान, कानून और न्यायालय का अनुपालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है, साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है तो मेरी भी अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। सुबोध कहना प्रारंभ करता है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी रात या फिर एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। उसके साथ मैं एक ही बिस्तर पर सोना चाहता हूं, क्योंकि बात अंतिम इच्छा की थी। इस बात को सुनकर जेलर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूं जो कैदी जिसे 2 दिन बाद फांसी के फंदे पर झूलना है और जो दुनिया से सदा के लिए अलविदा कहने वाला है, उसकी अंतिम इच्छा यह है कि वो अपनी पत्नी के साथ
एक रात बिताना चाहता है। वो पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वो उसकी पत्नी को ये खबर भेजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। एक रात तुम उसके साथ बिता दो, एक रात उसके साथ। तुम एक बिस्तर पर सो जाओ। उसकी पत्नी वहां से घर से निकलती है और वो भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिरकार है तो मेरा पति, चाहे वो दोषी हो या निर्दोष, कानून तो उसको दोषी मान चुका है, तो चलती हूं। और अगर पति की इच्छा है कि मैं एक रात उसके साथ बिताऊं तो मैं जाती हूं। इस बात को सोचते हुए पत्नी उससे मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंचती है। इधर उसके आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं। उसे जनरल वार्ड से एक रूम में जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि उस पति और पत्नी के बीच क्या बातें चल रही है इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं, जहां से उन दोनों के जो भी बातचीत हो रही है उसे साफ साफ सुन पाए। इसके साथ ही उस रूम के बाहर भी 2 बॉडीगार्ड भी तैनात कर दिए जाते हैं। पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है, जाने से पूर्व जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है, कहीं रोना प्रारंभ कर देता है। ये देखकर पत्नी भी रोने लगती है और दोनों काफी देर तक रोते रहते हैं। जब रोने का सिलसिला खत्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया सुबोध? आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने ये कृत्य किया? और अगर तुमने किसी से प्रेम किया भी था तो उस प्रेमिका को तुमने मार क्यों दिया? पत्नी बड़े ही गंभीरता से ये पूछना चाहती है, आखिर क्या कमी रह गई थी? क्या बातें हो गई कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसी की तुमने हत्या कर दी? उसका पति सुबोध अवाक रह जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलना प्रारंभ करता है, जिस बात के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो या फिर कानून जिस कृत्य के लिए मुझे फांसी की सजा दे रहा है, वास्तव में मैं उस कृत्य का दोषी नहीं हूं। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। यह भारत का कानून है, साक्ष्य और सबूत के बल पर किसी को सजा दी जाती है। जितना भी एविडेंस है, जितने भी सबूत हैं, जितने भी साक्षी हैं, वे हमारे खिलाफ मिले हैं। इस वजह से हमें फांसी की सजा दी गई है। पत्नी फिर पूछती है, तो फिर क्या बात थी? इन दोनों के बीच जो भी बातचीत हो रही होती है उसे जेलर साहब और अन्य लोग भी सुन रहे होते हैं। सुबोध बोलना प्रारंभ करता है, हमारी कंपनी में जहां हम और प्रमोद दोनों एक साथ काम करते थे, वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है और वंदना से हमारी दोस्ती हो जाती है। इतना कि वो हमारा टिफिन खा लेती है और हम उसका टिफिन खा लेते हैं। कहीं ना कहीं यही एक दोस्ती थी हम लोगों के बीच और बाकी कुछ भी नहीं था। एक कहिए तो अटैचमेंट था जो कि सुबोध अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी पूछती है, फिर इसके बाद क्या हुआ? तो वो कहानी बताना प्रारंभ करता है। इसके बाद वंदना हमसे बोलती है कि हम एक दिन तुम्हारे रूम पर जाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, और हम भी उसे इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसे बुला लेते हैं। कहीं कहीं प्रमोद भी पहले से उस रूम पर पहुंचा हुआ होता है और हम बाजार सब्जी लेने के लिए गए होते हैं। इस बीच प्रमोद ने उसके साथ क्या किया मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं सब्जी लेकर आता हूं तब तक वंदना का मृत शरीर हमारे बेड पर पड़ा हुआ रहता है और वहां से प्रमोद फरार रहता है। मैं कुछ सोच पाता, मैं कुछ समझ पाता कि तभी पुलिस आ जाती है और हमें गिरफ्तार कर लेती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, क्योंकि मौके पर वंदना का डेड बॉडी मिला था। इस बात को लेकर कहीं न्यायालय, साक्षी, कानून, ये सब हमारे खिलाफ होते हैं और पुलिस हमें वहां से गिरफ्तार कर लेती है। ये कहकर वो फफक फक के रोने लगता है। उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफी देर तक रोते हैं और यहां तक कि जो गेट के बाहर बॉडीगार्ड खड़े होते हैं उनकी इस बात को सुनकर वे लोग भी रोने लगते हैं। जेलर साहब जो अपने ऑफिस से ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनके कानों तक जो आवाज जाती है उसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं जेलर साहब की भी आंखों में आंसू आ जाता है। पूरा जेल का माहौल होता है ही गम में बदल जाता है।
सुबोध आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है। भारत का कानून अंधा होता है और साक्ष्य और सबूत जो मौके वारदात पर मिले उसी आधार पर हमें फांसी की सजा सुना दी गई। तो कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर होगा। तुम जाओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से देखना। इस बात का जिक्र अपने बच्चे से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था, नहीं तो आने वाले समय में शासन और प्रशासन पर से उन 2 मासूम बच्चों का भी भरोसा खत्म हो जाएगा। ये बोलकर सुबोध फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गमगीन हो गया था। सब लोग रो रहे होते हैं। बॉडीगार्ड के साथ साथ जेलर, जेल के जितने भी स्टाफ है, वे सभी लोग रो रहे होते हैं। इस घटना को देख के जाते समय पत्नी पति को देखती है और पति अपनी पत्नी को देखता है। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते हैं और जब अपनी पत्नी को रोता हुआ देखती है तो फिर से वो पत्नी वहां पर पहुंच जाती है और ना सिर्फ पहुंचती है बल्कि उसके पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है, पतिदेव, आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूं कि 1 से 2 मिनट में और आपके पास रह जाऊं। जेलर इस बात की अनुमति देते हैं। 1-2 मिनट और बिताती है और से वो जाना प्रारंभ करती है और बोलती है, आज आपका और मेरा ये आखिरी मिलन है और मैं अब जा रही हूं। पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बीच जितने भी लोग होते हैं, इस बात की चर्चा कहीं कान कान प्रारंभ हो जाती है कि आखिर एक निर्दोष को फिर से आज फांसी के फंदे पर भारत के कानून, भारत का संविधान पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर जब उस पूरे वॉइस रिकॉर्डिंग को फिर से सुनता है तो उसके मन में अचानक ये ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है। कहीं कहीं कानून और संविधान कहीं कहीं फिर से आज एक निर्दोष को फंसा देगी। परसों सुबोध को फांसी हो जाएगी तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मेरे रहने और नहीं रहने का कोई फायदा नहीं है। जब हमारे आंखों के सामने एक निर्दोष को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाएगा। अचानक से पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने आला अधिकारियों को बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं। जेलर साहब उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, इसके साथ साथ कई सारे भूतपूर्व जज भी वहां पर पहुंचे होते हैं। इस बात की चर्चा वहां पर प्रारंभ हो जाती है और जो जेलर होते हैं वो उस वॉइस रिकॉर्डिंग को कहीं कहीं वहां पर चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर भारत का कानून ये क्या करने जा रहा था और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में दोष तो उसका दोस्त प्रमोद है, तो फिर सुबोध को फांसी क्यों? इस बात की चर्चा वहां पर होने लगती है और सब लोग इस बात का डिसाइड करते हैं कि कहीं की अब सुबोध को रोका जाएगा और प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर जाती है कि तुम्हारे पति को बाइज्जत रिहा किया गया है। इस बात को सुनकर कई पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान पर और भारत के कानून पर फिर से भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी और सच्चाई यह थी कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था, ना कि सुबोध ने। अब क्योंकि परसों फांसी होनी होती है सुबोध को, इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस अपना काम प्रारंभ करती है और जाकर प्रमोद को पकड़ लेती है। प्रमोद को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय प्रमोद को फांसी की सजा सुना दी जाती है। कहीं ना कहीं कानून और संविधान पर भरोसा नहीं करने वालों का विश्वास और भरोसा फिर से भारत की न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और कानून पर हो जाता है। अगले ही पल प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है और प्रमोद को फांसी हो जाती है और बाइज्जत सुबोध को रिहा किया जाता है। यही कहा गया है कि कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। बाकी इस पूरी कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों का क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें और जरूर बताएं कि क्या ऐसा भी होता है भारत की न्यायिक प्रक्रिया, भारत का संविधान, भारत का कानून।